हेलो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल पहले जैसे हमने इंसेक्ट के बारे में पढ़ा है वैसे ही हम एक नए इंसेक्ट के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं, पोमग्रेनेट बटरफ्लाई या अनार की तितली। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि हम सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन की जब बात करें तो सबसे पहले का तुम्हें याद ही हो गया होगा, हमने इतने सारे इंसेक्ट पढ़े हैं इसके अंदर। तो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे सबसे पहले आता है फाइलम। फाइलम या संघ। फाइलम कौन सा है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट आती है क्लास या वर्ग। वर्ग है इसका इंसेक्टा। देन आता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर है इसका लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा। फिर आती है इसकी फैमिली या कुल। कुल है इसका लाइकेनिडी। लाइकेनिडी। फिर उसके बाद आता है इसका जीनस या वंश। वंश आता है ड्यूडोरिक्स। ड्यूडोरिक्स। DEU ड्यूडोरिक्स। ठीक है, या RIX भी कर सकते हैं हम इसको, ड्यूडोरिक्स। एंड देन इसकी स्पीशीज आती है आइसोक्रेट्स। ये है इसका क्लासिफिकेशन। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं। इसका संघ है ऑर्थोपोडा, इसका वर्ग है इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली लाइकेनिडी, जीनस इसका ड्यूडोरिक्स और स्पीशीज है आइसोक्रेट्स। ये है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम यहाँ पोमग्रेनेट बटरफ्लाई पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बटरफ्लाई केवल पोमग्रेनेट को नहीं, बहुत सारे फ्रूट्स को ये नुकसान पहुंचाती हैं। हम अभी बताएंगे कि ये किस किस को डैमेज करती है। तो सबसे पहला हुआ इसका क्लासिफिकेशन। बहुत बार इसका नाम पूछा जाता है कि पोमग्रेनेट बटरफ्लाई का वैज्ञानिक नाम लिखिए, साइंटिफिक नेम। तो आपको लिखना है ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स। ठीक है, ड्यूडोरिक्स के आगे हम वीराकोला भी लिखते हैं, ये भी याद रखना है। अगर पूछा जाए तो, और नहीं पूछे तो आपको ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स ही लिखना है। नेक्स्ट आता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण। जब लक्षणों की बात करते हैं ये किस तरह की है, तो एक मैं आज इसका एक डायग्राम लेके आई हूँ। ये एक फीमेल बटरफ्लाई है। ये देखिए, ये फीमेल बटरफ्लाई है, दिखाई दे रही है, ब्राउन कलर की लग रही है ये, जिसके ऊपर लाइट कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। तो जो मेल और फीमेल में यहाँ डिफरेंस होता है, मेल और फीमेल। मेल जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और फीमेल जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है। ये आपको ध्यान रखना है, मेल और फीमेल में डिफरेंस है। मेल जो है ब्लू या शाइनी ब्लू कलर का होता है और फीमेल जो होती है ब्राउन कलर की होती है। अब इसकी जब हम इसके एडल्ट की बात कर रहे हैं, तो हम एडल्ट की जब बात करते हैं तो एडल्ट में वही थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है। विंग्स प्रेजेंट होते हैं और पेयर्स, जैसे हम बटरफ्लाईज में देखते हैं कि पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम इनके पंखों का विस्तार देखें कि कितने इसके विंग्स जो है कितने फैले हुए, कितने ब्रॉड है, तो 40 to 50 mm इसका विस्तार इसके अंदर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगर इसका मेटामॉर्फिज्म देखें कि ये किस तरह का मेटामॉर्फिज्म दिखाती है, तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म होता है। हमें अगेन यहाँ रिपीट कर रही हूँ, कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है पूर्ण कायांतरण। सबसे पहले एडल्ट यानी वयस्क, वयस्क के बाद एक अंडा, अंडे के बाद लार्वा यानी लट, और लट के बाद प्यूपा, प्यूपा का मीन्स कोश, और कोश के बाद अगेन एडल्ट। तो इस तरह का पूर्ण कायांतरण इनमें पाया जाता है। तो इसका जो नुकसान करने वाली स्टेज कौन सी है? लार्वी स्टेज है। लार्वी स्टेज को हम देखें तो लार्वी इस तरह
और डार्क ब्राउन कलर की होती है। मोस्टली जो डैमेज करने का काम है वो ये कौन करती है, केवल ये लार्वी करती है। ठीक है, और इस लार्वी के ऊपर व्हाइट कलर के स्पॉट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। मेल जो है शाइनी ब्लू कलर का, चमकदार नीले कलर का, और फीमेल जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है। अभी मैंने तुम्हें इसका डायग्राम भी बताया, इस तरह का डायग्राम इसके अंदर होता है। फीमेल इस तरह की दिखाई देती है। मेल और फीमेल में अंतर देखें तो फीमेल थोड़ी सी बड़ी भी होती है। ठीक है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में ये डिवाइड होता है। एंटीनास वगैरह प्रेजेंट होते हैं और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। जो पंखों का विस्तार है वो 40 to 50 mm इसका विस्तार होता है। और अगर हम इसकी साइज देखें कि इसकी जो ये लार्वी है ये 17 to 20 mm लॉन्ग होती है। इतनी लंबी इसकी लार्वी होती है। ठीक है, ये हुए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं इसके डैमेज और इम्पोर्टेंस की। डैमेज एंड इम्पोर्टेंस, क्षति व महत्व एवं महत्व, क्षति एवं महत्व। अब सीधे हम बात करते हैं तो क्या ये केवल पोमग्रेनेट को ही नुकसान पहुंचाती है, किसी और को भी नुकसान पहुंचाती है? तो सबसे पहले ये क्या है, एक पॉलीफेगस है। पॉलीफेगस का मीन्स क्या होता है? पॉलीफेगस यानी बहुभक्षी। बहुभक्षी की केवल एक ही फल को नुकसान करने वाली नहीं है, ये बहुत सारे फलों को नुकसान पहुंचाती है। ये बटरफ्लाई जो है ये बहुत सारे फलों को नुकसान पहुंचाती है। अभी तक हमने जितने भी इंसेक्ट पढ़े केवल हमने एक ही इंसेक्ट मोनोफेगस पढ़ा है, बाकी सारे हमने पॉलीफेगस पढ़े हैं। कौन सा इंसेक्ट हमने मोनोफेगस पढ़ा है? बेर की मक्खी, फल मक्खी जो है, बेर फ्रूट फ्लाई जो हमने पढ़ी थी वो क्या है? मोनोफेगस। केवल बेर की ही जाति को नुकसान पहुंचाती है, बाकी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये एक बहुभक्षी कीट है। किसको? एप्पल को, पोमग्रेनेट अनार को, तथा नींबू वर्गीय लेमन टाइप की जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं जैसे ऑरेंज की, तो इन लेमन की, इनकी बात करें जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनकी बात करें तो उनमें भी ये नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा अमरूद को भी नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा ये बेर को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये नुकसान पहुंचाना बहुभक्षी कीट है। इन फलों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अब ये नुकसान कैसे पहुंचाती है? तो ये क्या करती है? ये फल मक्खी अपने अंडे जो है इनके ऊपर दे देती है। इसके लार्वा अंदर के सारे गुदा को नष्ट कर देता है। और पोमग्रेनेट में हम जानते हैं अनार के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, जो दाने के पास जितना भी चीज है, जितना भी गुदा है, उन सबको खाकर ये उसको नष्ट कर देते हैं। या जब उनको उस गुदे को जब खा जाते हैं तो उसके ऊपर और दूसरे बैक्टीरिया और फंगस लग जाते हैं। और बैक्टीरिया और कवक के लगने के कारण वो फल क्या है, या तो जल्दी टूट कर गिर जाते हैं या फिर क्या होता है कि वो सड़ने लगते हैं और सड़कर खराब हो जाते हैं, तो हमें उन्हें फेंकना पड़ता है। तो ये बटरफ्लाई मेनली इसके गुदे को खा जाती है। और बटरफ्लाई नुकसान नहीं पहुंचाती। बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है वो इस गुदे के अंदर चला जाता है और गुदे के अंदर उसको खाता रहता है, तो उसको पूरा नष्ट कर देता है। और पूरा नष्ट करने के बाद उसको वो फल पर किसी और दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे फंगस, इनका इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन से वो फल जो है बिल्कुल अंदर से खोखले हो जाते हैं, तो नीचे गिर जाते हैं जल्दी, या फिर उनमें बदबू आने लगती है, ये रोटन हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इस कारण से उनको क्षति पहुंचती है। तो ये हुआ इसका। अच्छा, अगर हम देखें कि एक फ्रूट के अंदर कितने लार्वी रह सकते हैं। एक फ्रूट के अंदर, ये अपन पोमग्रेनेट फ्रूट बना रहे हैं, इस फ्रूट के अंदर कितने लार्वी डेवलप हो सकते हैं? तो एक फ्रूट के अंदर 8 लार्वा डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, 8 लार्वी इसके अंदर डेवलप हो सकते हैं। और ये इससे भी अधिक लट्टे पाई जा सकती है, लेकिन 8 कम से कम इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह ये नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसकी लाइफ साइकिल।
लाइफ साइकिल, पोमग्रेनेट जो फ्रूट बटरफ्लाई है ये वर्ष भर अंडे देती है, ठीक है, पूरे वर्ष भर अंडे देती है। इसकी कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं होती कि इसी सीजन में ये अंडे देगी, पूरे वर्ष भर अंडे देती है। और ये वर्ष भर अंडे कहाँ देती है? फलों या फ्रूट के ऊपर दिए जाते हैं, ठीक है, फ्रूट के ऊपर ये अंडे दिए जाते हैं। मोस्टली जो फ्रूट तितली है वो दोनों जो एडल्ट है मेल और फीमेल आपस में कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने के बाद फीमेल जो है एग ले करती है, अंडे देती है। ये अंडे जो है किस तरह के होते हैं? अंडे वाइट, सफेद, अंडाकार ओवल शेप में, ठीक है, उस आकार के अंडे देती है। और अंडे मोस्टली कहाँ दिए जाते हैं? कैलिक्स पर दिए जाते हैं या फिर स्मॉल फ्रूट्स पर दिए जाते हैं। कैलिक्स का मतलब है बाह्य दलपुंज। यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ पर मार्क कर देना, आप जब भी पढ़ो इसको तो यहाँ पर मार्क बनाना, क्योंकि अभी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि पोमग्रेनेट बटरफ्लाई अपने अंडे कहाँ देती है। तो कहाँ देती है? ये बाह्य दलपुंज या कैलिक्स के ऊपर या छोटे फ्रूट्स जो होते हैं उनके ऊपर ये अंडे देती है, स्पेसिफिक। और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ये याद रखें इस चीज को कि ये अंडे कैलिक्स के ऊपर देती है। अंडों से जब यहाँ पर एग ले करती है, अंडों से क्या निकलते हैं? लार्वी या लटे बाहर निकलती है। और कितने दिनों में अंडों से लटे बाहर आती है? 7 to 10 डेज में अंडों से लटे बाहर आ जाती है। इन 7 to 10 डेज में और बाहर आकर ये कहाँ चली जाती है? लटे फ्रूट के अंदर घुस जाती है, ठीक है। अगेन अपन यहाँ रिपीट कर लेते हैं, मेल और फीमेल कॉन्टेक्ट में आते हैं। फीमेल एग ले करती है, एक कहाँ ले करती है? एक अंडे कहाँ देती है? कैलिक्स के ऊपर यानी बाह्य दलपुंज के ऊपर या छोटे फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर ये अंडे देती है। अंडे अगर हम अंडों पे देखें तो चमकीले कलर के, शाइनी व्हाइट कलर के और ओवल शेप के अंडे दिए जाते हैं। अंडों से लार्वा बनता है, क्योंकि हम पहले ही यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इनमें प्रेजेंट होता है। अंडों से लार्वा, लार्वा से अगेन प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी एग से लार्वा बनता है। तो एग इनके ऊपर दिए जाते हैं या कैलिक्स के ऊपर दिए जाते हैं। छोटे फ्रूट होते हैं तो उनकी सतह पर दिए जाते हैं, उनकी सरफेस पर, और नहीं तो फ्लावर के कैलिक्स के ऊपर दिए जाते हैं। तो यहाँ से अंडों से लटे जब बाहर निकलती है 7 to 10 डेज में लटे बाहर आ जाती है और ये क्या करती है? फ्रूट के अंदर घुस जाती है। और फ्रूट में घुसने के बाद ये कितने दिन तक फल को खाती है? 18 to 47 डेज तक ये क्या करती है? उस फल के गुदे को खाती रहती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। और कभी कभी ये बाहर जब ये 18 to 47 डेज तक ये खाते हैं, फिर क्या है? इससे बाहर जो ये फ्रूट है, फ्रूट का जो ये इसका पेडिसिल वाला पार्ट है, इसका डंठल वाला पार्ट है, इस डंठल वाले पार्ट से ये क्या करती है? यहाँ से लटक जाती है बाहर की तरफ, और लटक कर ये किसमें चेंज हो जाती है? प्यूपा में चेंज हो जाती है। देन प्यूपा जो है, प्यूपा में चेंज हो जाती है। प्यूपा जो है 7 to 34 डेज तक प्यूपा रहता है और उसके बाद ये एडल्ट में चेंज हो जाती है। तो 3 से 4 इसकी हम जनरेशन या पीढ़ियां हम ले सकते हैं एक साल में। तो ये है इसकी लाइफ साइकिल। अगेन रिपीट कर देती हूँ, अनार की तितली या पोमग्रेनेट बटरफ्लाई जो है पॉलीफेकस है, वर्ष भर अंडे देती है, कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं होता। और पॉलीफेकस है, सभी फ्रूट को खाती है। मेनली जब अपन पोमग्रेनेट की बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल जब कॉन्टेक्ट में आते हैं, फीमेल एग ले करती है। कहाँ ले करती है? यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाह्य दलपुंज या कैलिक्स पर या स्मॉल फ्रूट्स पर अंडे देती है। अंडे कैसे होते हैं? शाइनी व्हाइट कलर के या ओवल शेप के होते हैं। एक जो ले करती है, एक जो 7 to 10 डेज में एक किसमें चेंज हो जाते हैं? लार्वी में चेंज हो जाते हैं। ये लार्वी कहाँ घुस जाते हैं? फ्रूट के अंदर चले जाते हैं। फ्रूट के अंदर चले जाने के बाद ये फ्रूट के अंदर जो भी पल्प होता है, गुदा होता है, उस गुदा को खाते हैं और फ्रूट को
अंदर क्या कर देते हैं, खोखला कर देते हैं। ये फ्रूट के अंदर कितने दिन तक रहते हैं, 18 से 47 डेज के बाद ये फ्रूट से बाहर निकलते हैं और उसका जो डंठल होता है, पेडिसिल होता है, उस पेडिसिल से लटक जाते हैं और कौन सी स्टेज में चेंज हो जाते हैं, प्यूपा में चेंज हो जाते हैं। प्यूपा में 7 to 34 डेज तक ये प्यूपा स्टेज में रहते हैं, इसके बाद ये एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। ये है इनकी स्ट्रक्चर, किस तरह की लाइफ साइकिल होती है इनमें। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट है कि इनका प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, किस तरह हम इसको प्रबंधन कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। मोस्टली एक होता है सामान्य या जनरल मैनेजमेंट और एक होता है इसके केमिकल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में आपने देखा होगा कि जहाँ पे किसी के पोमग्रेनेट का पूरा प्लांट लगा हुआ है, पूरा ट्री लगा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पोमग्रेनेट आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके चारों तरफ कपड़ा बांध देते हैं। कपड़ा बांधने से वहाँ पर क्या है कि ये जो लार्वी है उस फ्रूट के अंदर एंटर नहीं हो पाते और जब एंटर नहीं होंगे तो फ्रूट को डैमेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी कि जब तक लार्वी अटैक नहीं करे उससे पहले ही फ्रूट को कपड़े से अच्छा सा ढक देना चाहिए, कवर्ड कर देना चाहिए। उसे किसी भी क्लॉथ से या पॉलीथीन नहीं कह सकते, पॉलीथीन से वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्लॉथ या मलमल क्लॉथ होता है उससे वो ढक देना चाहिए। सेकंड है, अगर कोई फ्रूट डैमेज हो गया है तो उसको वहां से हटाकर क्या कर देना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि उससे जो लार्वे निकलेंगे वो क्या होंगे कि और किसी दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि एक फ्रूट के अंदर कितने लार्वे हो सकते हैं, 8 से ज्यादा हो सकते हैं, 8 लार्वे से भी ज्यादा लार्वे हो सकते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है। पहला क्या है, फ्रूट को कवर्ड कर देना चाहिए क्लॉथ से, और दूसरा है डिस्ट्रॉय करना देना चाहिए। जो इन्फेक्टेड फ्रूट है उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जो इन्फेक्टेड फ्रूट्स है उन्हें हमें खराब है उन्हें हटा देना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है केमिकल मैनेजमेंट। केमिकल मैनेजमेंट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कि केमिकल का यूज कर सकते हैं और केमिकल का यूज करके हम इस बटरफ्लाई को मार सकते हैं ताकि ये इनके ऊपर अटैक नहीं करे। तो कौन कौन से केमिकल का यूज कर सकते हैं हम, सबसे पहला है डाइमिथियोएट, डाइमिथियोएट, और सेकंड है इसके अंदर क्विनोलफॉस। इसकी 30 EC क्वांटिटी और इसकी 25 EC क्वांटिटी किसमें मिक्स करेंगे अपन, इनकी 1 ml 20 EC की 1 ml क्वांटिटी को 1000 ml या 1 लीटर सॉल्यूशन में मिलाकर इसका हम छिड़काव करें, स्प्रेइंग करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। अगेन इसकी मैनेजमेंट रिपीट कर देती हूँ। जनरल मैनेजमेंट, कपड़े से अच्छा उसको क्लोथ से कवर्ड कर दो इन्फेक्शन से पहले, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो डिस्ट्रॉय फ्रूट को डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। और केमिकल मैनेजमेंट में डाइमिथियोएट और क्विनोलफॉस इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं। इन दोनों के 1 ml को 1 लीटर पानी के अंदर अच्छा सा डिजोल्व करके घोल कर उसे हम अगर स्प्रेइंग करें तो हम इसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसके मैनेजमेंट। हमने इस यहाँ पोमग्रेनेट बटरफ्लाई से क्वेश्चन जो आते हैं किस तरह की है, पॉलीफेगस है, इसका वैज्ञानिक नाम आता है, आपको इसका वैज्ञानिक नाम, लाइफ साइकिल में ये कहाँ अंडे देती है ये आपसे पूछा जाता है। इसकी अंडे जो है ये फ्रूट में कितने टाइम तक रहती है, तो 18 to 47 डेज तक ये इस फ्रूट पे रहती है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है। इसकी केमिकल मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। और डैमेजमेंट कि एक फ्रूट के अंदर ये कितने लार्वी हो सकते हैं, तो 8 या इससे अधिक लार्वी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा होता है पोमग्रेनेट बटरफ्लाई। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।